हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत सह संबंध टॉपिक के ऊपर। इससे पहले की वीडियोस में हम दोस्तों आपके मैथ्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दे रखे थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सह संबंध टॉपिक के ऊपर। सह संबंध होता क्या है? तो सह संबंध यानी कि दोस्तों यह तब उपयोग में लिया जाएगा जब दो या दो से अधिक चरों का हमें जो है श्रेणियां दे रखी हो, दो या दो से अधिक चरों की क्या दे रखी हो, श्रेणी दे रखी हो, तब हम जो है सह संबंध टॉपिक का उपयोग करते हैं। अब सह संबंध होता क्या है? तो सह संबंध का मतलब है कि दो समकक्ष श्रेणियों के बीच में, यानी दो श्रेणियों के बीच में कारण और परिणाम का जो संबंध होता है उसके माप को ही सह संबंध कहा जाता है। ठीक है, या आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो संबंधित श्रेणियों की परस्पर आश्रितता का जो विधिवत सांख्यिकी अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं सह संबंध। तो सबसे पहले आप सह संबंध की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखिए दोस्तों, दो संबंधित श्रेणियों, दो संबंधित श्रेणियों की परस्पर आश्रितता, यानी एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस होती है वह, ठीक है, डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, आश्रितता का विधिवत, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप जो अध्ययन होता है वह विधिवत अध्ययन होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सह संबंध कहा जाता है। आप इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि दो समकक्ष श्रेणियों के बीच, दो समकक्ष श्रेणियों के बीच इस कारण, कोई कारण होगा एवं उस कारण का परिणाम क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप जो दोस्तों आपका संबंध होता है, परिणाम स्वरूप संबंध के माप को, संबंध का जो माप होगा उस माप को सह संबंध कहा जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल भी देंगे कि सह संबंध क्या है, कैसे है। तो सह संबंध कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पर, उसके बाद में हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए कि दो संबंधित श्रेणियों की एक दूसरे पर आश्रितता किस प्रकार से? तो देखिए, किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उस वस्तु के मूल्य में भी बढ़ जाना। अब देखो क्या होगा भाई, वस्तु की मांग बढ़ी, क्या हुआ दोस्तों? मांग बढ़ी, तो मांग बढ़ेगी यानी ज्यादा से ज्यादा खपत होगी। जिस प्रकार से अभी आप कोरोना वायरस से संबंधित करिए, मास्क और जो सैनिटाइजर्स थे दोस्तों उनकी कीमत अचानक से बढ़ चुकी थी। जो मास्क आज 10 रुपए 15 रुपए का था उसकी वैल्यू आज 50-50 रुपए लोग दे रहे थे, 100-100 रुपए दे रहे थे। क्यों? मांग बढ़ चुकी थी। तो मांग बढ़ी तो उसके मूल्य में क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई या नहीं? तो ये क्यों हुआ? मांग बढ़ी, दो श्रेणियां हुई, देखो एक मांग और एक मूल्य। मांग में बढ़ोतरी हुई तो मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, किसी बच्चे की आयु में बढ़ोतरी होती है, क्या हो रही है? आयु में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके वजन में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही, चाहे मतलब बाद में जाके कांस्टेंट हो सकती है लेकिन कांस्टेंट होती नहीं है, कुछ ग्राम का तो फर्क आता ही है। लेकिन आप समझिए कि जो एक छोटा बच्चा है, नवजात, जिसका आज ही जन्म हुआ है, उसका भार क्या 5 साल बाद भी वही होगा? नहीं, बढ़ोतरी तो होगी। अब ये बढ़ोतरी ही हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आयु बढ़ने पर उसका वजन घटे, या आयु बढ़ने पर हड्डियां तो कम होती है ना। ठीक है, तो आप उस प्रकार से इसे साइंस से भी संबंधित कर सकते हैं। तो सह संबंध क्या हुआ कि दो श्रेणियां दे रखी होगी, एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी किस प्रकार की है भाई, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, उस प्रकार की जो ये दोस्तों आपकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है उसे ही कहा जाता है क्या? सह संबंध।
इसी प्रकार से देखिए, अगर मूल्य में भाई अगर बढ़ोतरी करी किसी ने, जैसे सपोज करिए अभी क्या हुआ था, मूल्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, सैनिटाइजर जो है 10 रुपए का मिल रहा था वो मान लीजिए कि 200 रुपए में बिक रहा है, तो क्या वह लगातार उतनी ही मांग से बढ़ता रहेगा? नहीं, मांग में क्या आएगी अब दोस्तों? कमी आएगी। अब लोग क्या करेंगे? जो गरीब लोग है वो ले पाएंगे क्या? जो 10 रुपए का ले सकता था, जिसके महीने का पेमेंट ही 150 रुपए है, वो 10 रुपए की चीज तो ले सकता था, लेकिन क्या 200 की चीज ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो मांग में भी फिर कमी होगी, ये बात भी आप समझिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या है? संबंधित है ना भाई, एक चीज बढ़ रही है तब दूसरी घट रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ये बात हुई, समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, ये थी सहज संबंध की एक छोटी सी कहानी, एक डेफिनेशन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि विभिन्न जो सांख्यिकी विद्वान थे उन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, जैसे कि क्रॉक्सटन और काउंडेन ने एक दी है, एक किंग के मतानुसार अलग है, कॉर्न के शब्दों में भी कुछ अलग कही गई है, और आपके बॉडी गठन के अनुसार भी कुछ अलग है, डेवनपोर्ट ने भी कुछ अलग डेफिनेशन दी है। इनकी डेफिनेशन याद रखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को इस डेफिनेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए थ्योरेटिकल, ठीक है। और अब हमारे पास टाइम भी बहुत है तो हमें आराम से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको सबसे पहले मैं इसकी परिभाषाएं दे रहा हूं, किसके अनुसार? देखिए, तो आप लिखिए दोस्तों परिभाषाएं, ठीक है। अब परिभाषाओं में सबसे पहले जो सांख्यिकी विद्वान है हम उनका नाम लेते हैं क्रॉक्सटन। क्या नाम है? क्रॉक्सटन, ठीक है। और इन्हीं के साथ में क्रॉक्सटन एवं काउडेन, इन दोनों ने एक इसकी डेफिनेशन दी है। तो क्रॉक्सटन एवं काउडेन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी? तो इन्होंने डेफिनेशन दी है दोस्तों कि जब संबंध परिणाम स्वरूप प्रकृति का हो, यानी उनका कुछ परिणाम निकल रहा हो, तो उस संबंध को खोजने और उसे मापने का तथा एक सूक्ष्म सूत्र के रूप में उसे व्यक्त करने के लिए जो उचित सांख्यिकी माध्यम है या जो उपकरण है उसे ही हम सह संबंध कहते हैं। यानी इनका कहना है कि भाई दो श्रेणियों के मध्य कोई संबंध तो है, लेकिन उस श्रेणी को मापना, उस संबंध को मापना और उस संबंध को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? सह संबंध कहलाता है सांख्यिकी में। तो आप इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अब जब संबंध, जब यानी कि रिलेशन, संबंध परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप यानी उसका कुछ परिणाम स्वरूप हो, परिणाम निकल रहा हो, तो परिणाम स्वरूप हो तो उस संबंध को खोजने तथा मापने, उस संबंध को खोजने तथा मापने का तथा एक सूक्ष्म सूत्र में, अब सूक्ष्म सूत्र यानी कि छोटे से सूत्र में कन्वर्ट कर देना उस रिलेशन को, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे सह संबंध गुणांक, जो कि कार्ल पियर्सन के द्वारा एक सूत्र दिया गया है कि समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक छोटा सा सूत्र हो गया। तो एक सूक्ष्म सूत्र में व्यक्त, सूक्ष्म सूत्र में व्यक्त करने के उचित साधन या उचित सांख्यिकी माध्यम, सांख्यिकीय माध्यम, सांख्यिकीय माध्यम या उपकरण, जो उपकरण है टूल्स यानी कि उपकरण को सह संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह संबंध कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पहली डेफिनेशन है क्रॉक्सटन और काउंटन के अनुसार कि जब संबंध परिणाम स्वरूप हो तो उस संबंध को खोजने, मापने तथा एक सूक्ष्म सूत्र में व्यक्त करने के लिए जो उचित सांख्यिकी माध्यम या उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों आपके सेकेंड डेफिनेशन किसके अनुसार दी गई है? तो किंग के अनुसार, एक किंग नामक विद्वान हुए हैं उनके अनुसार। तो आप लिखिए किंग के अनुसार, यानी कि किंग क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, किंग कहते हैं कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अधिकांश दशाओं में दो चर मूल्य हमेशा एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उनमें एक संबंध विद्यमान है और इस संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो मांग में कमी होगी, ये हमेशा ही होता है। तो ये फिक्स है ना भाई कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये एक संबंध है, विपरीत एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो ये अगर संबंध सिद्ध हो जाता है, ये बात सिद्ध हो जाती है सभी दिशाओं में या अधिकांश दिशाओं में, भाई जब भी ऐसा हुआ कि मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो मांग में कमी आई है, ऐसा 10 से 15 बार, 20 बार, 100 बार एग्जाम्पल देखने को मिले अगर हमें, तो हम उसे कहते हैं इस संबंध को सहसंबंध। ऐसा किसने कहा? किंग ने ऐसा कहा है। तो आप लिख लीजिए कि यह सिद्ध हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि अधिकांश, यानी कि मैक्सिमम टाइम्स, अधिकांश दशाओं में, अधिकांश दशाओं में दो चर मूल्य हमेशा, ऑलवेज, एक ही दिशा में क्या करते हो दोस्तों? या फिर आपके अथवा एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में घटने बढ़ भी सकते हैं भाई। जैसे देखो, मांग में बढ़ोतरी हुई तो मूल्य में बढ़ोतरी भी हो रही है, और मांग में बढ़ोतरी हुई तो मूल्य में कटौती भी, मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो मांग में कटौती भी हो रही है। तो एक ही दिशा में बढ़ भी सकते हैं या विपरीत दिशा में घट भी सकते हैं। तो घटने बढ़ने की, जो ये घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या रखते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं या कह सकते हैं कि एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है जिसे सहसंबंध, क्या कहेंगे हम? सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो किंग क्या कहते हैं दोस्तों कि आपने ये देख लिया बहुत बार कि दो चरों में या तो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति शो हो रही है हर टाइम, तो हम ये कह सकते हैं उनमें एक संबंध है और उस संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन दोस्तों आप लोगों के सामने आ रही है, और तीसरी डेफिनेशन किसने दी? तो हमने पहले बात करी क्रॉक्सटन और काउंटन के द्वारा, फिर बात करी किंग के अनुसार, और अब हम बात कर रहे हैं कॉर्नर के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? कॉर्नर के अनुसार। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं भाई? तो कॉर्नर जी कहते हैं दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक परिमात्राएं या संख्याएं सहानुभूति स्वरूप परिवर्तित हो, यानी कि एक पैटर्न में परिवर्तित हो, तो ये जो एक दूसरे में परिवर्तन हो रहे हैं उनके परिमाण स्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होगा, तो उन संख्याओं को सहसंबंधित कहा जाता है। इन्होंने यही कहा है कि भाई एक में परिवर्तन हुआ और उसको देखते हुए दूसरे में भी परिवर्तन हुआ, तो उसे ही कहा जाता है सहसंबंधित संख्याएं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए
यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याएं, क्या संख्याएं, संख्याएं सहानुभूति स्वरूप, ठीक है, सहानुभूति स्वरूप यानी कि एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए, तो सहानुभूति स्वरूप परिवर्तित, परिवर्तित हो, अगर एक दूसरे में परिवर्तन आ रहा हो, जिसमें, जिससे सहानुभूति परिवर्तन आ रहा हो, जिससे एक में हुए परिवर्तन, एक में हुए परिवर्तन, एक में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो एक में परिवर्तन के फल स्वरूप, यानी एक में अगर देखो बढ़ोतरी हुई तो दूसरे में बढ़ोतरी हुई हो, चाहे फिर आपके कटौती हो रही हो, तो एक में परिवर्तन के फल स्वरूप दूसरे में परिवर्तन, दूसरे में परिवर्तन, या दूसरे में जो परिवर्तन आएगा उसकी वजह से जो चेंज होगा, तो परिवर्तन होता हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उन संख्याओं को सहसंबंधित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंबंधित कहा जाता है, सहसंबंधित कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दो संख्याएं हैं, सपोज करिए एक्स और वाई, उनमें एक में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप, तो उन संख्याओं को सहसंबंधित संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ विद्वान की। और फोर्थ विद्वान कौन है दोस्तों हमारे? तो वे हैं दोस्तों आपके डेवनपोर्ट। कौन है दोस्तों? डेवनपोर्ट के अनुसार। अब ये डेवनपोर्ट क्या कहते हैं? तो डेवनपोर्ट क्या कहते हैं कि भाई सहसंबंध का संपूर्ण विषय उन पृथक विशेषताओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध को व्यक्त करता है, जिसके अनुसार वे कुछ सीमा तक साथ साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है दोस्तों कि भाई साहब आपके सहसंबंध कुछ और नहीं है, केवल यह है कि भाई कोई दो वस्तुएं हैं, उनकी विशेषताओं में जो अंतर संबंध है, उन संबंधों में जो कुछ सीमा तक जो साथ साथ परिवर्तन आ रहा है उनमें, उसे कहा जाएगा क्या? डेवनपोर्ट के अनुसार सहसंबंध। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भाई हर टाइम ऐसा ही हो, कुछ सीमाओं तक भी अगर परिवर्तन होता है तो उसे ही सहसंबंध कहा जाएगा, ऐसा डेवनपोर्ट जी ने कहा है। तो आप लिख सकते हैं, या आप लोग केवल सुन लीजिए, बार बार कौन लिखेगा। डेवनपोर्ट आप सुन लीजिए कि सहसंबंध कहलाता है कि भाई जो भी पृथक विशेषताएं हैं दो संबंधों के मध्य, उनमें जो अंतर संबंध होगा, दो चर ले लीजिए आप, सपोज करिए ये एक्स और वाई, इन एक्स और वाई में जो अंतर संबंध है, इनके बीच में जो दोस्तों आपके रिलेशन है, आंतरिक रिलेशन जो है, आंतरिक यानी इंटरनल जो रिलेशन है उन दोनों में, उसे व्यक्त करता है। और जो कुछ सीमा तक साथ साथ परिवर्तित होते हैं एक दूसरे में, उसे ही हम कहते हैं क्या? सहसंबंध। ऐसा डेवनपोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब जो भी मैंने दोस्तों हिंदी में लिखा है, जिसको भी ये इंग्लिश में लिखा हुआ पिक चाहिए हो, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करोगे? लेट्स पढ़ो सर्च मारना, आपको जो है दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों सहसंबंध की कुछ और जानकारी की और, यानी कि सहसंबंध के बारे में कुछ और जानकारी लें। तो देखिए सहसंबंध के मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने करा? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो मूल तत्वों का प्रतिपादन, मूल तत्वों का प्रतिपादन, ठीक है, तो मूल तत्वों का जो प्रतिपादन किया गया है वो फ्रांस के खगोल शास्त्री है दोस्तों ब्रावे, उनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ब्रावे। किसके द्वारा? ब्रावे के अनुसार। और ये ब्रावे है कौन? तो ये दोस्तों फ्रांस के खगोल शास्त्री है। कौन है? फ्रांस के खगोल शास्त्री है। इन्होंने क्या करा है? मूल तत्वों का प्रतिपादन करा है सहसंबंध के।
सेकंड बात करते हैं दोस्तों कि जो आधुनिक सह संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं उसके जनक किसे कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, आधुनिक सह संबंध, आधुनिक सह संबंध के जनक। तो आधुनिक सह संबंध के जनक दोस्तों हम अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में पूरी डिटेल। कौन है? कार्ल पियर्सन। ठीक है, कौन है दोस्तों? कार्ल पियर्सन। ये बात आपको याद रखनी है। और इन कार्ल पियर्सन के द्वारा ही दोस्तों आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी जानकारी दी गई थी। किसकी खोज? SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी कार्ल पियर्सन ने ही बताया था। ठीक है, और आधुनिक संबंध जो सह संबंध है उसके जनक किसे कहा जाता है? कार्ल पियर्सन को कहा जाता है। मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने करा है सह संबंध के? तो ब्रावे ने, जो कि एक दोस्तों खगोल शास्त्री है फ्रांस के। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सह संबंध के 3 भाग है। पहले तो परिवर्तन की दिशा के आधार पर, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर और चरों की संख्या के आधार पर। फिर परिवर्तन की दिशा के आधार पर भी 2 भाग है, धनात्मक ऋणात्मक। परिवर्तन के अनुपात के आधार पर रेखीय और वक्र, और चरों के आधार पर 3, सरल, बहुगुणी और आंशिक। इन सभी की डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार जो है दोस्तों हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सह संबंध क्या होता है? 2 संबंधित श्रेणियों की जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रितता होती है उस विधिवत अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? सह संबंध कहा जाता है। या 2 समकक्ष श्रेणियों के बीच में जो दोस्तों कारण और परिणाम स्वरूप जो संबंध बनता है उसे ही कहा जाता है सह संबंध। जैसे कि मांग में बढ़ोतरी हुई तो मूल्य में बढ़ोतरी होगी, और मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो मांग में कटौती होगी। ये एक दूसरे में सह संबंध है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है, फिर बात करी आयु और वजन के बारे में। तो आयु बढ़ रही है तो वजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आगे। तो हमने बात करी परिभाषाओं के बारे में। तो सह संबंध की परिभाषाएं किस किस के द्वारा दी गई है? तो सह संबंध की परिभाषाएं एक तो दी गई है आपके क्रॉक्सटन और काउंडेन के द्वारा, कि जब संबंध परिणाम स्वरूप हो तो उस संबंध को खोजने के लिए और मापने के लिए जो हम सूक्ष्म सूत्र व्यक्त कर सकें, उस पूरे सांख्यिकी माध्यम को ही हम सह संबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किंग के अनुसार, तो किंग के अनुसार यह सिद्ध हो जाता है कि अधिकांश दशाओं में 2 चर मूल्य हमेशा एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं सह संबंध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कॉर्नर के अनुसार, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं सहानुभूति स्वरूप परिवर्तित हो एक दूसरे में, तो उसे फलस्वरूप जो दूसरी संख्या में परिवर्तन आ रहा है एक की वजह से दूसरी में, उन संख्या को सह संबंधित संख्या कहते हैं। डेवनपोर्ट ने क्या कहा है? तो डेवनपोर्ट के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि सह संबंध एक वो विषय है जो कि क्या करेगा? पृथक विशेषताओं के बीच में जो अंतर संबंध है, कुछ भाई 2 संख्याएं हैं उनके बीच में जो इंटर संबंध है या इंटर रिलेशन जो है एक दूसरे में, उस संबंध को ही जो कुछ सीमा तक परिवर्तित होता है साथ साथ, उसे हम कहते हैं सह संबंध। अब मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं दोस्तों कि इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इन डेफिनेशन से बहुत ही कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है, फिर भी मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि आ सकते हैं, चांस कम है ना, और हमारे पास टाइम बहुत है तो हम अभी आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने करा सह संबंध के? तो ब्रावे ने, जो कि फ्रांस के खगोल शास्त्री है। और आधुनिक सह संबंध के जनक कौन है? कार्ल पियर्सन। और कार्ल पियर्सन ने ही स्टैंडर्ड डेविएशन की जानकारी दी है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों हम रखते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की ये क्लास दोस्तों हमने स्मार्ट बोर्ड पर ली है, आपको किस प्रकार की लगी? अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं अब जो है दोस्तों क्लासेस लंबी लाने की प्रोसेस करूंगा। आज ये पहली बार ट्राई कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने जो है धीरे धीरे पढ़ाया है, और थोड़ा सा अभी इसको समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए ठीक है समझने का प्रयास करिएगा। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट दोस्तों हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए, पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए, तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पीडीएफ बना करके और आपके लिए सेंड कर सकूं। मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि आप वीडियो को देखिए, आपका बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास और भी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, फिर भी आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत करी है तो अब उसका अंत भी करना होगा। ठीक है, थैंक यू।